तो आज तारीख है 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर के करंट में जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें जितनी भी ऐसी खबर आई है जो हमारे इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। आज अगर द हिंदू के हम लोग फ्रंट पेज की बात करें तो एक तो कोविड केसेस को लेकर न्यूज आई है कि 77% तक कोविड केसेस बढ़ गए हैं पिछले 5 दिन में। क्योंकि हम देख रहे हैं आज 13,000 तकरीबन केसेस आए हैं, जो अभी 4-5 दिन पहले तक 4-4, 5-5 हजार आ रहे थे। एक आई है FCRA की जितनी भी और फाउंडेशन है, जब से ये मदर टेरेसा की फाउंडेशन का केस हुआ है तब से सबको ही और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है कि 31 दिसंबर तक सभी फाउंडेशंस को FCRA डॉक्यूमेंटेशन कराना जरूरी है। एक दिल्ली मेट्रो को लेकर न्यूज़ आई है। एक जो बीजेपी में मतलब पंजाब के 2 नए चेहरे आए हैं उनको Z+ सिक्योरिटी मिल गई, तो उनको लेकर न्यूज़ है। एक तमिलनाडु ने अभी एप्पल की जो यूनिट थी, एक तमिलनाडु में यूनिट क्या बेसिकली असेंबल करते थे वो लोग एप्पल के फोन्स को यहाँ पे लाके, तो उस यूनिट को अभी होल्ड पे कर दिया है। होल्ड किस लिए कर दिया? क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको जो उन्होंने खाना दिया था उन सबको डायरिया हो गया, तो उन सब चीज़ों के चलते हुए उस पूरी यूनिट को होल्ड पे कर दिया तमिलनाडु। इसकी न्यूज़ है। और एक न्यूज़ है जो गोवा में हम देखते हैं माइनिंग पे बैन लगा हुआ था, उसको गोवा गवर्नमेंट ने हटा दिया और माइनिंग दोबारा शुरू करने की बात कर रहे हैं। बेसिकली चुनाव है तो इस वजह से, और काफ़ी समय से गोवा में मांग चल रही थी माइनिंग पे बैन हटाने की। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे तो ऐसा कुछ नहीं है आज जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। एक पेज नंबर 12 पे है अटल इनोवेशन रैंकिंग आई है। तो अटल इनोवेशन रैंकिंग हम लोग जानते हैं एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा निकाली जाती है। अगर पूरा वो स्कीम की बात करें तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इस रैंकिंग इसके तहत निकाली जाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि जैसे बजट कितना है, लर्निंग मेथड कैसा है यूनिवर्सिटी का, इंफ्रा कैसा है, इनोवेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसा हो रहा है, इंटरप्रेन्योर्स को कितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रही है यूनिवर्सिटी, तो इन सब चीज़ों पर तय किया जाता है। तो इस साल अगर हम लोग देखें अटल इनोवेशन रैंकिंग में नंबर 1 पे IIT मद्रास रहा है, और टॉप 10 में देखें तो IIT और IISc ही है जिन्होंने टॉप किया है, और 7 तो IIT हैं, 3 IISc हैं बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके कि लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे 209 सामान हैं जिनको हम लोग लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे, जिन पे हम लोगों ने इंपोर्ट अब बंद कर दिया है, और 3,000 करोड़ रुपए हर साल बचेंगे इससे। और इसको अगले 2 सालों में 351 कंपोनेंट्स तक, और फिर 2030 तक इसको 1000 कंपोनेंट्स तक ले जाने की बात है कि मतलब 1000 ऐसे कंपोनेंट जो हम डिफेंस के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनको इंडिया में बनाएंगे। और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है ना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसको भी बढ़ाने के लिए हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने कहा है कि 2022 तक हम लोग 1 लाख करोड़ की करेंगे और 2047 तक तकरीबन 5 लाख करोड़ की करेंगे इसको। और इवन तो हम लोग ये भी जानते हैं कि डिफेंस में फायदा पहुंचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे काम भी किए गए हैं। FDI की लिमिट जो पहले डिफेंस में 49% थी उसको 74 कर दिया था बजट में, हम लोग जानते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स अलग अलग बनाने की बात की है कि हाँ कोई एक इक्विपमेंट बनाना है तो उसके लिए छोटी यूनिटें लगाई जाएंगी अलग अलग। और इम्पोर्ट बिल भी हम लोग लेके आए थे जिससे इम्पोर्ट आराम से की जा सके काफ़ी चीज़ें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हम लोग देखते हैं इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी डिफेंस के मामले में, उसको बांट के 7 अलग अलग फैक्ट्रियों में बांट दिया गया है। और देखो होता क्या, इंडिया तकरीबन ओवरऑल में इंडिया से हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो कुछ 350-400 अप्रॉक्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और तकरीबन 500-600 बिलियन डॉलर का हम लोग इंपोर्ट करते हैं हर साल। अब जब हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं तो उनमें टॉप में 3 चीज़ें ही होती है, एक तो ऑयल हो गया, दूसरा गोल्ड हो गया, और तीसरा हो गया डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो ऑयल और गोल्ड तो चलो एक तरफ है, जो नेसेसिटीज हैं उनका तो क्या ही किया जा सकता है कि ऑयल और गोल्ड के लिए तो हम लोग अल्टरनेट बहुत अभी तो नहीं है हमारे पास में, लेकिन डिफेंस के लिए हम लोग कम कर पाए इंपोर्ट, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। और बाद में हम ये भी जानते हैं कि 6.4 बिलियन डॉलर का जो हम लोगों का डिफेंस बजट था उसको बढ़ा के 11 बिलियन डॉलर कर दिया गया था। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी भी है इंडिया के पास में, इसी वजह से हम लोगों का डिफेंस में इतना पैसा भी जाता है। और सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं इंपोर्टर भी है हम लोग ही। और एक्सपोर्ट में तो टॉप 25 में कहीं हम लोग एंड पे आते हैं जाके, तो एक्सपोर्ट में तो कहीं भी नहीं है, इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है इजराइल और फिलिस्तीन को लेके कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अभी बहुत सारा हम लोगों ने देखा था गाजा वाजा को लेके, गोलन हाइट्स वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो अभी हाल ही में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करके एक पैक्ट हुआ है दोनों देशों के बीच में। अच्छी बात है, शांति हो रही है वहाँ पे, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है
वो आई है दो बड़े न्यूज़पेपर्स को लेके, जो कि हम लोग देखते हैं हांगकांग में काम करते थे, जो बेसिकली ऐसे इंडिपेंडेंट न्यूज़ आउटलेट्स थे। एक तो एक का नाम है स्टैंड न्यूज़ और एक का नाम है एप्पल डेली। तो एप्पल डेली को तो कुछ दिनों पहले चाइना के द्वारा बंद कर ही दिया गया था। कल हम लोग देखते हैं स्टैंड न्यूज़ को भी बंद किया गया। उसके जो लोग थे, हम लोग जो फोटोज वगैरह आई है ना हांगकांग से, कि मतलब घुस घुस के, मतलब ट्रेनों में घुस घुस के उसके जो मैनेजर्स वगैरह एक दूसरी जगह जा रहे थे, तो उन सबको पकड़ा गया वहां की पुलिस वगैरह के द्वारा। तो ऐसे बंद किया गया उसको। और बेसिकली ये है कि हांगकांग के लोग कह रहे हैं कि जो सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन था 1984 में, जो ब्रिटिश और चाइना के बीच में हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया था कि फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस है उसको ही केवल चाइना देखेगा और बाकी की सारी चीज़ें हांगकांग अपनी खुद संभालेगा। तो उसको चाइना वायलेट कर रहा है। और वैसे भी ये पैक्ट भी 1940 50 साल के लिए पैक्ट है, और 50 साल के बाद क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। चाइना ने तो कह दिया है कि हांगकांग हमारा ही है, हाँ अपने मिला लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। और वहीं पे अब हांगकांग में प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है, हम देखते हैं 2003 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया था, जिसके तहत कि तुम चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते, उसके डिक्टेट जो जो भी उनके पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। वहां से प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे हांगकांग में कि हम लोग ऐसे कि अपनी कंट्री के खिलाफ क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। फिर 2019 में हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रेडिशन लॉ आया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी हो उसको पकड़ लिया जाएगा। बीजिंग की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लोग भी हांगकांग को लेके, यहाँ पे जो क्राइम किया होगा इनको लेके फैसला दे सकेंगी। तो इसको लेके अम्ब्रेला प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ था, और फिर कोरोना आ गया था तो सारे प्रोटेस्ट खत्म हो गए थे। तो दैट्स ऑल, बस यही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये अभी झारखंड की सरकार को लेके, जो बहुत अच्छा कदम उठाया झारखंड की सरकार ने। बीपीएल परिवार जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं, ऐसे परिवारों को हर महीने तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल 25 रुपए कम पे दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और रिपब्लिक डे से ये शुरू हो जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन है जो उन्होंने उसकी घोषणा की है। झारखंड हम लोग जानते हैं रांची कैपिटल है, 15 नवंबर 2000 में इसको बनाया गया था, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो ये एनडीबी को लेकर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी हम लोग जानते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज से बीआरआईसी के, उन लोगों ने बीआरआईसी के मतलब तो उन लोगों ने मिलके बनाई थी एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2014 में बनाई गई थी। और ये बनाई किस लिए गई थी कि ब्रिक जो कंट्रीज है उन लोगों को अगर चाहिए किसी भी प्रकार की फंडिंग चाहिए या किसी भी प्रकार की पैसों की ज़रूरत है, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। तो बेसिकली एनडीबी ने बाद में ब्रिक कंट्री के बाहर भी, क्योंकि ब्रिक में 5 ही हम लोग जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 के अलावा भी कंट्रीज को बाद में जोड़ना शुरू कर दिया गया था एनडीबी में। तो अभी चौथी कंट्री को जोड़ा गया है जिसका नाम है इजिप्ट। तो बस न्यूज में तो नहीं है। अब हम लोग अगर बात करें एनडीबी की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में 2014 में उसकी स्थापना हुई थी। मार्कोस है जो इसके हेड है इस समय। और वहीं अगर हम लोग ब्रिक की बात कर ले तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज है जो इसके मेंबर हैं। और 2009 में इसका पहला समिट हुआ था, हम लोग जानते हैं ब्रिक्स का। और 2021 में इंडिया में हुआ था। इंडिया में मतलब होना था, कोरोना ही चल रहा था तो वर्चुअल समिट हुआ था। 22 में चाइना में और 23 में साउथ अफ्रीका में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है अफगानिस्तान की फूड क्राइसिस को लेकर डाटा निकल के आया है छोटा सा डब्ल्यूएचओ का, कि डब्ल्यूएचओ ने बताया तकरीबन 40 मिलियन लोग, मतलब बेसिकली 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में पॉवर्टी में जी रहे हैं। देखो यार क्या ना, हाँ तालिबान को कब्जा करना तो आता है, उन्होंने कब्जा तो बहुत अच्छे से कर लिया, बट रिकवरी कैसे करनी है, लोगों का ध्यान कैसे रखना है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम चल रही है उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको गवर्नमेंट चलाना बिल्कुल नहीं आता। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हो रहा है, डब्ल्यूएचओ ने ही बताया ये सब। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये 5G रेगुलेशन को लेकर इंडिया में, कि 2023 से जो इंडिया की मेजर सिटीज़ है जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, इन मेजर सिटीज़ में 5G रेगुलेशन शुरू हो जाएगा। और बाय द वे 4G हम लोग देखते हैं 2 बैंड पे काम करता था, एक तो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड होता था, एक मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड होता था। लेकिन यहीं पे 5G 3 फ्रिक्वेंसी पे काम किया करेगा, लो, मीडियम और हाई पे। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसका जो रेंज है वो उतना ही कम हो जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी गोलन हाइट्स को ही लेके, इसराइल को लेके। इसराइल ने अभी ज्यूरिश सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है गोलन हाइट्स पे, और बेसिकली 7,000 से ज़्यादा घर बना रहा है $317 मिलियन लगा के, और वहाँ पे लोगों को रहवासी बनाएगा बेसिकली।
वहाँ पे और ज़्यादा घर और ये सब सोसाइटीज बनाने की कोशिश कर रहा है। और हम जानते हैं गोलन हाइट्स सीरिया से लिया गया था 6 डे वॉर के टाइम पे। 6 डे वॉर के टाइम पे हुआ क्या था, इसराइल ने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। सिनाई की बात करते हैं, सिनाई पेनिनसुला था, गाजा की बात करते हैं हम लोग, वेस्टर्न बैंक की बात करते हैं, ओल्ड सिटी की जो ओल्ड सिटी जेरूसलम है उसकी बात करते हैं, गोलन हाइट्स की बात करते हैं, ये सब इसराइल पे 6 डे वॉर के बाद ही आया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 को लेकर। बाय द वे ये पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट है बहुत अच्छा, लेकिन अभी इसमें क्या किया गया ना, एक अमेंडमेंट लाया गया और कह दिया गया कि इसके बोर्ड मेंबर्स में एक मेंबर LGBTQ का भी होगा। अब यहाँ पे होगा इसको लेकर प्रोटेस्ट। प्रॉब्लम क्या है, LGBTQI को लेकर कोई सर्टिफिकेशन तो होता नहीं है, तो तुम प्रूव कैसे करोगे ये LGBTQI का मेंबर है? तो या तो पहले सर्टिफिकेशन शुरू किया जाए सरकार के द्वारा, तब बोर्ड मेंबर बनाओ, वरना अभी तो सरकार फिर किसी को भी बना देगी। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको लेके अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमें बस जानना जरूरी है कि क्या चल रहा है न्यूज़ में। एक दो तीन एक छोटी छोटी न्यूज़ है, जैसे कि एक न्यूज़ आई है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस को लेके, तो जिसकी CEO राधिका झा को बना दिया गया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस की इंडिया CEO। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फादर ऑफ डाइवर्सिटी को लेके, जो EO विल्सन है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी सॉरी, जो EO विल्सन को माना जाता था, उनका अभी निधन हो गया है। और एक न्यूज़ है 11th जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप को लेके, जो कि इस बार उत्तर प्रदेश ने जीत ली है। हम लोग देखते हैं कर्नाटक ने काफ़ी अच्छा उसको वो दिया था चैलेंज, लेकिन बाद में यूपी ही जीत गया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये NPCI और इंडसइंड बैंक को लेके। बेसिकली दोनों ने आपस में MOU साइन किया है, जिसके तहत जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस होते हैं उनमें UPI को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडसइंड बैंक और NPCI के बाद। तो दैट्स ऑल, न्यूज़ तो केवल इतनी थी। यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो एक ही एडिटोरियल है जो आज इंडियन एक्सप्रेस में आया जो अच्छा है, वो आया है ऑनलाइन गेमिंग को लेके। अब देखो है क्या, देखो कोरोना पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, हम देखते हैं लोगों के मनोरंजन के साधन बदल गए हैं। लोग OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो एक डाटा निकल के आया, हमारी IT मिनिस्ट्री का डाटा है बाय द वे ये, जिसके तहत ये बताया जाता है कि प्री कोविड एरा से हम लोग पोस्ट कोविड एरा को अगर कंपेयर करते हैं पिछले 1.5 साल में, तो 65% तक जो वर्चुअल गेमिंग है वो बढ़ गई है। और तकरीबन 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, जो कि प्री कोविड में हम लोग देखते हैं 30 करोड़ के आसपास होते थे, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखो, जब मैं ऑनलाइन गेमिंग बोलता हूँ तो ऑनलाइन गेमिंग 3 प्रकार की होती है। E-स्पोर्ट्स हो गए, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, और ऑनलाइन कैजुअल गेम्स हो गए। ऑनलाइन कैजुअल गेम्स बेसिकली डाउनलोड कर लेते हैं, उनको ऑनलाइन खेलते हैं। E-स्पोर्ट्स वगैरह में हम लोग देखते हैं कि वो गेम्स टोटली ऑनलाइन चलते हैं। ऑनलाइन कैजुअल गेम्स तुम डाउनलोड करके भी खेल सकते हो, लेकिन E-स्पोर्ट्स गेम्स टोटली ऑनलाइन चलते हैं, उनमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लगातार तुम कनेक्ट रहते हो इंटरनेट से। और फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स की बात कर लें तो जैसे बेसिकली मान लो कि अपन लोग ये क्या कहते हैं, जिनमें वर्चुअली लोगों को बना दिया जाता है, फिर लोग उसको फील कर सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं, जैसे अपन लोग पोकेमॉन गो वगैरह देखते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के गेम्स आते हैं, ये तो टाइप्स हो गए। अब उनमें अलग अलग तरीके भी होते हैं। एक तो होते हैं गेम ऑफ स्किल और एक होते हैं गेम ऑफ चांस। इस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दिया था कुछ दिनों पहले, हम लोगों ने करंट में कवर भी किया था। गेम ऑफ स्किल वो होता है जिसको तुम अपनी स्किल से खेल सकते हो, अगर तुम में स्किल है तो तुम उस गेम को जीत सकते हो, टॉप पे जा सकते हो। गेम ऑफ चांस वो होता है जिसमें तुम्हारी स्किल होने के बाद भी कितनी भी अच्छी स्किल्स बनी रहे, लेकिन वो चांस पे ही काम करता है। जैसे मान लो ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी लीग्स, उनमें तुमने अगर मान लो पांड्या को चुन लिया या KL राहुल को चुन लिया, विराट कोहली को चुन लिया, तुमने एक टीम बना ली, जरूरी थोड़ी है कि वो लोग परफॉर्म करेंगे या खेलेंगे। ये गेम ऑफ चांस है। तो ऑनलाइन में हम लोग देखते हैं गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल लगातार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि गेम ऑफ चांस को रेगुलेट करने के लिए सरकार के द्वारा एक्ट लाए जाने चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, जो अभी तक नहीं बनाया गया है। अब हम लोग अगर बात करें रेगुलेटरी ओवरसाइट की, अभी तक वो नहीं है, जो कि इन एरियाज में होना चाहिए, क्योंकि ये एरियाज काइंड ऑफ ग्रे एरिया की तरह है इंटरनेट पे लोगों के लिए। अब ग्रे एरिया क्या होते हैं? जिनमें कोई रेगुलेटरी अलायंसेस नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, और वो धूमिल जैसे हैं कि हो सकता है लोगों में फायदा कर ले, हो सकता है लोगों में बहुत ज्यादा नुकसान भी करा ले। अब देखो यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि बैटिंग या गैम्बलिंग, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं
हमारे संविधान की 7वें शेड्यूल के अंतर्गत ये सब राज्य के, स्टेट की सूची में आते हैं और स्टेट्स को इन पे बनाना चाहिए कानून। हम देखते हैं कि जैसे अपन लोग ऑफलाइन गेमिंग्स की अगर बात करें, ऑफलाइन गेम्स की, तो गोवा, दमन, सिक्किम, उन लोगों ने गेम ऑफ चांस को भी बैन करके रखा नहीं है। उनके यहाँ कसिनो वगैरह खूब चलते हैं। लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन लोगों ने गेम ऑफ चांस को बैन करके रखा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हो सकता है ऑनलाइन गेम्स, क्योंकि गेम्स स्टेट का मुद्दा है, इसको मतलब इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि इसको स्टेट के मुद्दे से हटा के कंकरेंट लिस्ट में लाने की जरूरत है। कंकरेंट लिस्ट में लाने की जरूरत क्यों है कि अगर कोई भी एक सर्टेन प्रकार का गेम बंद किया जाए तो वो हर जगह किया जाए। ये नहीं है कि तमिलनाडु के बच्चों के लिए तुम लोगों ने बैन लगा दी और कर्नाटक के बच्चे उस गेम को खेल रहे हैं ऑनलाइन। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नुकसान है तो वो सबके लिए नुकसान है। और इन्हीं के चलते हम लोग एक चीज और देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह पे लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोगों को मेंटली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चों को तो खासकर। फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है बच्चों, क्योंकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, इनके चलते तुम्हें पता भी नहीं पड़ पाता कि बच्चे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज 7 साल का बच्चा एक 18 साल या 13 साल या 15 साल के गेम को खेल रहा है। जैसे अपन लोग पबजी वगैरह की बात कर लें, ठीक है, पबजी जैसे गेम्स हो गए, ब्लू व्हेल सुसाइड जैसे गेम्स हो गए, उनमें 18 साल और 15 साल की एज क्राइटेरियास है। लेकिन बच्चों ने फेक आईडी बना ली है, 15 साल, 18 साल, 20 साल डाल दिया, लोग खेल रहे हैं वो लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनमें आक्रामकता भी बढ़ा रहा है। साथ साथ में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका न्यूरो सिस्टम डेवलप करता है, वो न्यूरो सिस्टम पे बहुत गलत असर डालते हैं ऐसे गेम्स। इनको अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं होगी तो वो नहीं देख पाएगी। मतलब वही है ना कि रेगुलेशन ही नहीं है, तो इवन दो इससे फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं। और फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स तो है ही है, जैसे हम लोग देखते हैं मायोपिया हो गया, हेमरेज वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है बच्चों में, चक्कर वगैरह आना, ये सब चीज़ें तो है ही है। अब इवन दो जब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो कसिनो जैसे हम लोग बात ले रहे हैं, कसिनो तक अंडर एज जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करता। तो हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन गेम्स में हम इन लोगों को पार्टिसिपेट करने दे सकते हैं। वही हम चाइना की देखते हैं, चाइना ने तो इसे ओपियम ऑफ माइंड तक कह दिया। चाइना के जो हम जानते हैं हमारे शी जिनपिंग है, उन्होंने कहा था कि ये ऑनलाइन गेम्स ओपियम ऑफ माइंड है। इसलिए चाइना में तो लिमिटेशंस लगा दी गई हैं कि जो भी 18 साल से नीचे है वो हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकता। अब देखो, ऑनलाइन गेम्स यहाँ पे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज भी नहीं किया ऑथर ने। ऑथर ने ये भी कहा है 2025 तक ये मार्केट बढ़ने वाली है, जो तकरीबन 29,000 करोड़ की हो जाएगी, जिसमें 65.7 करोड़ यूजर्स होंगे और तकरीबन 15,000 से ऐसे ज़्यादा लोग होंगे जिनको इसी मार्केट से जॉब्स मिल रही होंगी। ज़रूरत क्या है हमें? ज़रूरत है वेल रेगुलेटेड ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की। हमें चीज़ों को आधार, अगर ज़रूरत पड़े तो आधार कार्ड तक से जोड़ देना चाहिए इन लोगों के गूगल प्ले अकाउंट्स को। इंडस्ट्रीज जो गेम्स को चला रही हैं उनको रेगुलेट करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए कि हाँ, सरकार के मना करते हुए अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उन इंडस्ट्रीज जो इनको चला रही हैं उन पे बैन्स लगने चाहिए। विदाउट कंसेंट कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जो विदाउट कंसेंट माता पिता के बच्चों को खेलने नहीं देने चाहिए, और इनकी जानकारी रखना उन कंपनियों का फर्ज बनता है और सरकार का भी फर्ज बनता है। वही हम बात करें ना कि चीटिंग गेम्स या एब्यूजिव गेम्स, ऐसे गेम्स को तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म कर देने चाहिए। और इन मतलब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वही तो देख के बताएगी ना कि हाँ ये चीटिंग गेम है, इनको बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे अपना पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे गेम्स को देखने के लिए भी, आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी होनी चाहिए। और एट द एंड एक ओवरऑल हैंडलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो इन सब चीजों को देख सके। तो इसके लिए भी सरकार को जल्द से जल्द एक कानून बनाने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करें 30 दिसंबर की, तो यही कारण था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।